अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, पाकिस्तान सिस्टिक फाइब्रोसिस सपोर्ट नेटवर्क के ज़ेर तमाम आज सिस्टिक फाइब्रोसिस रिलेटेड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इश्यूज़ पर ओपन क्वेश्चन आंसर सेशन रखा गया है, जिसमें सीएफ पेरेंट्स की तरफ से कुछ सवाल हमें मौसूल हुए हैं और बाकी उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है और सेशन के दौरान आप लोग सवाल कर सकते हैं इस टॉपिक के ऊपर। आज हमारे पैनलिस्ट में 3 लोग शामिल हैं, जिनसे 2 ज्वाइन कर चुके हैं। होपफुली थर्ड भी जो है वो ज्वाइन कर लेंगी। इनमें डॉक्टर नादिया वहीद हैं, जो कि कंसल्टेंट पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट हैं और इस वक्त स्पिम्स इस्लामाबाद में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम कर रही हैं। सेकंड जो अभी ज्वाइन नहीं कर पाई वो मिस बिनिश सरवर हैं, जो कि कंसल्टेंट डाइटिशियन एंड कम्युनिटी न्यूट्रिशनिस्ट हैं। इस वक्त नेशनल हॉस्पिटल फैसलाबाद में हेड ऑफ न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट के तौर पर काम कर रही हैं और इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में लेक्चर्स भी देती हैं। वो हमारे इस प्लेटफॉर्म से ऑलरेडी एक सेशन कर चुकी हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस के मरीजों की जो डाइटरी रिक्वायरमेंट्स और फूड सप्लीमेंट्स के हवाले से, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर मौजूद है। थर्ड हमारे पैनलिस्ट हैं बर्मिंघम यूके से डॉक्टर अली अकबर, जो कि कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन है, रेस्पिरेटरी मेडिसिन एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस के इलाज से 27 साल से ज़्यादा के अरसा से मुंसलिक हैं और पाकिस्तान की सीएफ फैमिलीज़ के लिए वो न किसी तारुफ के मोहताज हैं, न किसी मसीहा से कम। दरअसल ये सारा जो सीएफ के मरीजों को नॉलेज शेयर करने का जो सिलसिला है वो उन्हीं की कोशिश है। जी डॉक्टर अली। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सबसे पहले मैं भी डॉक्टर नादिया को वेलकम करना चाहता हूं कि इन्होंने हमारी इस दावत को कबूल किया और इनका यहाँ होना इंशाअल्लाह ग्रुप के लिए जो है वो बहुत मुफीद साबित होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके पार्टिसिपेशन का। और आइंदा ये जो हमारा इस वक्त सेशन है, ये 16th सेशन है जो कि हम हर 2 हफ्ता के बाद गा रहे हैं और हमने मिड जून 20 से ये शुरू किया था और दिस इज द 16th सेशन। तो अल्हम्दुलिल्लाह वेरी रेगुलरली हम ये करते आ रहे हैं और पहले कुछ 3 महीने जो थे वो हमने रेस्पिरेटरी के ऊपर गुजारे और लास्ट 3 मंथ्स जो हैं ये गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के ऊपर गुजारे हैं। तो आज का सेशन ये था कि जो कुछ हम कवर कर चुके हैं उसके लिहाज से अगर पेशेंट्स वगैरह की या फैमिलीज के कुछ क्वेश्चन सवाल जवाब हों तो उसके साथ से हम इसे एड्रेस कर सकें। और इसके बाद के 2 सेशन जो हैं वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस, जिसमें कि लिवर डिजीज और पोर्टल हाइपरटेंशन के लिहाज से 2 सेशंस आ रहे हैं। तो वो भी ये डॉक्टर नादिया ने ही एक्सेप्ट किया कि वो कर लेंगे, तो बहुत बहुत शुक्रिया इनका ये भी करने का। और उसके बाद ये हमारा प्रोग्राम जो है वो मार्च तक इंशाल्लाह रहेगा। इसके बाद डायबिटीज के ऊपर होगा, डेंटल हेल्थ, बोन डिजीज के ऊपर होगा और एक तो ने कहा है कि आसमा के ऊपर भी हो जाए, तो वो भी इंशाल्लाह विल टेक दैट ऑन। तो दिस प्रोग्राम विल गो ऑन फॉर अनदर कपल ऑफ मंथ्स इंशाल्लाह। तो डॉक्टर जुबिया का इस जिम्मे में मैं बहुत मशकूर हूँ कि इन्होंने हमेशा शुरू से साथ दिया, मॉडरेट करती रही ये सेशन और अभी भी चंद घंटे पहले ये मदीना शरीफ से वापस लौट कर आई हैं और इन्होंने हमें और ग्रुप को अपनी दुआ में वहां भी याद रखा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका दुआ में याद रखने का और ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के हिसाब से भी, और उन तमाम पार्टिसिपेशन का जिन जो कि मरीज हैं और दूसरे लोग हैं जिनसे कि हम सीख के ये जो है ये हमारा नॉलेज जो है हम दूसरों से शेयर कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये 2021 का हमारा ये फर्स्ट सेशन है। तो हैप्पी 2021 टू एवरीबॉडी। अल्लाह ताला ये साल हमारे पिछले सालों से बेहतर करे और सबके लिए सेहत और तंदुरुस्ती लाए और सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो इंशाल्लाह ठीक है, हम चलते हैं अपने जो सवाल इस वक्त हमें आए हुए हैं, जो कि ज्यादा इस दफा नहीं आए हैं। लोग शायद सर्दी की वजह से या कोरोना वायरस की वजह से बिजी होंगे अपने अपने कामों में। तो 4 क्वेश्चन जो आए हैं वो हम शेयर कर लेते हैं और डॉक्टर नादिया जो है चलें, वो इस प्लेटफॉर्म पे है, उनकी स्पेशलिटी है, तो मैं उन्हें मौका दूंगा कि चलें वही एड्रेस कर लें और आई माइट चिप इन एज वेल। अगर डॉक्टर बिनिश साथ ज्वाइन कर लेंगे तो उनको भी चलो हेल्प हो जाएगी। और इसके अलावा अगर किसी के और सवाल हैं तो वो प्लीज जैसे चैट में आप करते हैं वो टाइप इन कर दें और डॉक्टर जुबिया विल पिक दोज अप और इंशाल्लाह वो भी हम इंक्लूड कर लेंगे इन रिटन क्वेश्चंस के अलावा। तो ये जो हमारा पहले 2 सवाल रिलेटेड ही थे जो मैंने कर लिए हैं और डॉक्टर जुबिया जो है ये आपको बता देगी क्या क्वेश्चंस हैं। ये इकट्ठे ही वाकई क्योंकि तकरीबन एक ही क्वेश्चन है। ये पहला ये सवाल है कि जी मेरी बेटी रेगुलरली मूवी कॉल लेती हैं, पिछले 1 माह से इसे कब्ज या टमी डिस्टेंशन वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई,
तो क्या मुझे मूवी कॉल देना बंद कर देना चाहिए या मूवी कॉल को एज ए मेंटेनेंस डोज कंटिन्यू करना चाहिए? सेकंड जो क्वेश्चन है वो भी यही इसी तरह से ही है कि क्या कोई माइल्ड लेक्सेटिव मसलन मूवी कॉल वगैरह सीएफ के बच्चों में प्रोफिलैक्टिकली देते रहना एडवाइजेबल है, जबकि बच्चे को कोई कब्ज ना हो और कोई रूटीन में 2 दफा उसको रूटीन से बाउल मूवमेंट भी हो रही हो? Over to you, Dr. Nadia. मैं शुक्रिया और ख़ासकर सर का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि मुझे इस ग्रुप का हिस्सा बनाया, और इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं इसका एक प्रोडक्टिव और एक इफेक्टिव पार्ट हूँ। कमिंग टू द क्वेश्चंस, हम दोनों जो क्वेश्चंस हैं ऑलमोस्ट रिलेटेड ही हैं, और अगर हम एस्पिन गाइडलाइंस देखें या नेस्पागान गाइडलाइंस आजकल जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो डिस्टल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन सिंड्रोम्स हैं, जो कॉन्स्टिपेशन है, तो उनको अवॉइड करने के लिए प्रोफाइलेक्टिक यूज ऑफ माइल्ड लेक्सेटिव्स स्पेशली मूवोकॉल किया जा सकता है। जैसे ये फर्स्ट इनका क्वेश्चन है कि इन्होंने दे दिया, अब नाउ द गर्ल इज फीलिंग बेटर, तो वो इसको कंटिन्यू रख सकती हैं, लेकिन उसको टाइट्रेट करना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन द बाउल मूवमेंट्स। अगर वो 2 से ज्यादा या ज्यादा पतले करती हैं मोशन, उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाती है, कंसिस्टेंसी ज्यादा पतली हो जाती है, फिर उनको कम करना पड़ेगा। और अगर यही है कि 2 फॉर्म स्टूल कर रही हैं और बाकी उनको कुछ भी नहीं हो रहा, तो वो उसको इस तरह जारी रख सकती हैं। और यस, इसका सेम ही आंसर है कि प्रोफिलैक्टिकली हम डिस्टल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन सिंड्रोम को और कॉन्स्टिपेशन को, जो कि इनमें कॉमन होती है सिस्टिक फाइब्रोसिस विद जीआई प्रॉब्लम्स के साथ, इनके लिए हम प्रोफिलैक्टिक यूज ऑफ मूवोकॉल कर सकते हैं। सर आप कुछ ऐड करना चाहें प्लीज? तो हाँ, ये डिस्टल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के ऊपर हमने सेशन भी किया था, जो कि मेकोनियम आलियस, डिस्टल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन सिंड्रोम और कॉन्स्टिपेशन के ऊपर। तो ये चीज हमने कवर की हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी कई लोग सभी सेशन अटेंड नहीं करते हैं, तो क्वेश्चंस होते हैं, इसीलिए फिर ये ओपन क्वेश्चन आंसर सेशन रखा हुआ होता है। तो ये जो है ना कॉन्स्टिपेशन, डिस्टल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन सिंड्रोम, जैसे कि मैंने पहले बताया था, इज मोर लाइकली टू हैपन वो बच्चे जिनको जो है मेकोनियम आलियस की जो प्रॉब्लम हुई है वो होती है, तो दैट्स द हाई रिस्क। तो अगर वो प्रॉब्लम है तो इट्स मोर लाइकली कि बच्चों को ये प्रॉब्लम हो, या एडल्ट्स में जाकर ये इश्यू ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन आप अपने बच्चों को अच्छी तरह से जानते होंगे, अगर उन्हें बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं रही, किसी किस्म के प्रॉब्लम्स बाउल के हिसाब से, मेकोनियम आलियस के हिसाब से, तो यू कैन जस्ट मॉनिटर द चिल्ड्रन और देखें कैसी हैं। अगर इनको प्रॉब्लम हो रही है कॉन्स्टिपेशन की, तो फिर जैसे डॉक्टर नादिया ने कहा है, उससे टाइट्रेट करे, डोज जो है वो कम करते जाएं, यहाँ तक कि उन्हें बिल्कुल जरूरत ना रहे। कई दफा होता है कि जरूरी नहीं है कि मूवी कॉल ही देना है, उसके अलावा लेक्चुलोज भी होता है, सेना भी होता है, वो हम चीजें ऐड करते रहते हैं डिफरेंट किस्म के हिसाब से। और मूवी कॉल इज नॉट नेसेसरली माइल्ड लैक्सेटिव। तो उस हिसाब से जो है वो मॉनिटर करना पड़ता है, बच्चों के सिम्टम्स के हिसाब से करना पड़ेगा। अब 1-2 दफा मोशन को डेली हो रही है और उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो अमूमन मैं नॉर्मल कंसिस्टेंसी, वो टूथपेस्ट की कंसिस्टेंसी के साथ उसको करता हूँ कैसी होना चाहिए। और ये ब्रिस्टल स्टूल चार्ट भी है जो कि मैं ग्रुप में शेयर कर चुका हूँ अपनी प्रीवियस टॉक के मुताबिक। तो उसके मुताबिक अगर जो है वो 3 और 4 कैटेगरी का स्टूल आ रहा है उस ब्रिस्टल चार्ट के मुताबिक, तो दैट इज नॉर्मल। एनीथिंग लाइक 2 और 1 जो है वो वेरी हार्ड है, वो कॉन्स्टिपेशन में आएगा। और 5, 6, 7 जो है वो डायरियल में आएगा। तो उस हिसाब से भी जो आप वो मॉनिटर कर सकते हैं। और बच्चों को अगर प्रॉब्लम है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी है कि बच्चों को हाइड्रेशन के हिसाब से फ्लूइड जो है उसका जरूर ख्याल रखें, क्योंकि पाकिस्तान में अब इसलिए गर्मी भी होती है, बच्चों को स्वेटिंग भी होती है, उसके साथ कई दफा पेट दर्द हो गया या डायरिया, वॉमिटिंग, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, दूसरी भी चीजें जो कि सीएफ से अनरिलेटेड है लेकिन हो जाती हैं, तो बॉडी में वैसे डिहाइड्रेशन जो होता है वो हो जाती है। और जब भी डिहाइड्रेशन हो तो जिस्म जो है वो फ्लूइड को रिटेन करने की कोशिश करता है। और जहां स्टूल जमा होता है कोलॉन में, मेन फंक्शन ऑफ द कोलॉन इज वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम देयर। तो जितना वो कॉन्स्टिपेशन रहेगी या स्टूल वो नहीं जाएंगे तो वो वाटर अब्जॉर्ब होता रहेगा और मजीद कॉन्स्टिपेशन जो है वो खराब होती रहेगी। तो बच्चे की हाइड्रेशन का वो है वो जरूर ख्याल रखें, और साफ दवाइयां भी जो भी हैं वो इस्तेमाल करें और मॉनिटर करते रहें कि बच्चे की तबीयत कैसी है। लेकिन देयर इज नो हार्म in continuing with the medication so long as the child doesn't get any diarrhea from it, then things should be inshallah be fine.
थैंक यू वेरी मच आप दोनों का इतना डिटेल से उसको जवाब देने के लिए। थर्ड जो क्वेश्चन है वो ये है कि जी मैं अपनी बेटी को भूख बढ़ाने के लिए ट्रेसोरिक्स या ट्रेसोरिक्स फूड सिरप देती हूँ, तो क्या इस किस्म की कोई मेडिसिन का लंबे अरसे तक इस्तेमाल डाइजेस्टिव इश्यूज कर सकता है? मैं अपना एक्सपीरियंस ये बताता हूँ और फिर डॉक्टर नादिया भी बता देती हैं कि हम जो हैं बच्चों में अमूमन किसी किस्म का कोई एपिटाइट इंक्रीज करने के लिए एपिटाइट स्टिमुलेंट जो है वो इस्तेमाल नहीं करते हैं, और जब करते हैं तो इट इज अंडर द गाइडेंस ऑफ आवर एक्सपर्ट डाइटिशियंस वगैरह के हिसाब से होता है, क्योंकि दीज एपिटाइट स्टिमुलेंट्स आर एक्चुअली इन एडल्ट्स फॉर वेरियस अदर रीजंस, और बच्चों में इनके लॉन्ग टर्म यूज वगैरह के हिसाब से यहाँ इतना डेटा नहीं है कि सेफली कहा जा सके कि इट बी यूजफुल। तो हमारा एक्सपीरियंस बहुत कम है, क्योंकि हमारा ये अल्टरनेटिव मेथड जो है कैलोरी इंक्रीज करने के हिसाब से, वो जो डॉक्टर बिनिश भी प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हैं कि कैलोरी इनटेक जो है उसे कैसे बढ़ाया जा सकता है, और उसके साथ साथ हमारे वो ट्यूब फीडिंग वगैरह के हिसाब से भी जो है वो है। तो वो चीज़ें जो हैं वो हम ज़्यादा यहाँ इस्तेमाल करते हैं, और एपिटाइट स्टिमुलेंट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट बहुत कम इस्तेमाल होते हैं या इस्तेमाल होते ही नहीं है। तो पाकिस्तान का जो एक्सपीरियंस है वो डॉक्टर नादिया शायद आपको ज़्यादा बता सकेंगी। ओवर टू यू डॉक्टर नादिया प्लीज। थैंक यू सर। सर सेम है इसके इंग्रेडिएंट्स में जो है, तो एक तो मल्टीविटामिन्स हैं B1 B6 B12, और ये वाटर सोलेबल है विटामिन्स हैं, ये तो इतना हार्म नहीं करते। लेकिन जो दो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, एक इसमें कार्निटीन है और एक सिप्रोहेपेटाडीन है। सिप्रो जो है तो वो साइकेट्रिक बिहेवियरल चेंजेस करता है, हिस्टामिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है, सेरोटोनिन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है, और कार्निटीन के इफेक्ट्स होते हैं हार्ट पे। वो जो है दो इसकी डोजेस कम है, लेकिन क्योंकि ये प्रोलॉन्ग यूज का पूछ रही हैं तो वो फिर क्यूमुलेटिव डोज देखनी पड़ेगी, तो इसलिए मैं कहूंगी कि इतना लॉन्ग टर्म यूज बेहतर नहीं होगा। और सेम के हम इसको मल्टीविटामिन के पर्पस पे के लिए तो यूज कर सकते हैं, लेकिन एपिटाइट स्टिमुलेंट के लिए नहीं। वो फिर हमारा डिफरेंट वेज जो आप बता रहे थे कि कैलोरीज इंक्रीज करने के, कि इनको जो है तो स्मॉल फ्रीक्वेंट दें और न्यूट्रिशियस चीज दें, तो वो ज्यादा बेहतर होगा इनके लिए। तो सेम होगा कि हम, मैं इनको यही कहूंगी कि लॉन्ग टर्म यूज के लिए मैं इनको गो अहेड नहीं कहूंगी। और जो विटामिन की भी बात है, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन जैसे लिखा है वो इसमें है, जो कि CF में अमूमन की एंड इतना इश्यू नहीं होता है। हमारे जो इश्यूज विटामिन के हिसाब से होता है वो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, क्योंकि फैट एब्जॉर्ब सही नहीं होती है तो वो होता है। तो इसके लिए भी जो है ये विटामिन सप्लीमेंटेशन के लिए भी जो है इस स्पेसिफिक दवाई को, जिसमें क्या अदर स्टिमुलेंट्स हैं, वो इस्तेमाल करना जो है ठीक नहीं होगा। अदरवाइज बच्चों के लिए जो है आम बच्चों के चिल्ड्रंस विटामिन ड्रॉप्स मिल जाती हैं, दूसरी चीजें मिल जाती हैं जिनमें के ये दूसरी चीजें नहीं थे, वो पॉसिबली आर मोर सेफर कंपेयर टू दिस पर्टिकुलर प्रेपरेशन। तो जैसे शॉर्ट टर्म के लिए आपने कुछ किया तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म जो है आई विल टोटली बी अगेंस्ट इट। हम तो यहाँ जैसे मैंने कहा है कि एक्सट्रीमली केयरफुल होते हैं इन चीज़ों के, जिनके सेफ्टी जो है एस्टेब्लिश नहीं हुई होती है, हम उन्हें अवॉइड करते हैं। तो कोशिश करें कि लॉन्ग टर्म अवॉइड करें। वैसे बच्चों को इनकरेज करें कि आम जो चीज़ें हैं और फैमिली ईटिंग हैबिट्स वगैरह के हिसाब से, उनकी डाइट इनटेक के हिसाब से, उनकी जो ज़ौक और शौक होता है बच्चों के खाने में, उसे थोड़ा सा मैनिपुलेट करके हेल्थी डाइट वगैरह और हाई कैलोरी डाइट दे के उनको उस तरह लेकर जाए जिनके के साइड इफेक्ट्स वगैरह कम होंगे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करे। जी सही है। इसके बाद जज़ाकल्लाह खैर कसीरा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो मेरा बेटा कभी कभार पेट दर्द की कंप्लेन करता है, ऐसे में कोई ऐसी दवाई बता दें जो फौरन हम घर पर दे दें ताकि उसे आराम आ जाए। का मैं स्टार्ट करता हूँ और डॉक्टर नादिया का एक्सपर्ट ओपिनियन फिर लेंगे। ये क्वेश्चन जो है ना, ये कि फौरी तौर पे चीज का दे देना और फौरी आराम आ जाना, ये मेरा ख्याल है हमारे पाकिस्तान में आम पाया जाता है। शाम को बिजली यकदम चली गई तो यकदम ही उसका सलूशन लोग जानना चाहते थे कि क्या है, इंडिया ने अटैक कर दिया है या हिजब इख्तिलाफ की कोई मीटिंग हो रही थी, यहाँ दहशतगर्दी का हो रहा था या किसी ने जानबूझ के किया। फौरी जो जवाब था वो पूछने की कोशिश कर रहे थे और फौरी हल भी। तो ये फौरी हल जो होते हैं कई चीजों के नहीं होते हैं, तो उसमें ये होता है कि कई दफा फौरी उसमें मुदाखलत करने की भी जरूरत नहीं होती है और बच्चों को थोड़ा सा देखना पड़ता है। क्योंकि जैसे मैं कह चुका हूँ, टमी एक के हिसाब से मैं कई दफा बातें कर चुका हूँ कि टमी एक जो है इसकी कई वजूहात हो सकती हैं, और हर वजह का जो है
इलाज जो है वो मुख्तलिफ होगा। जैसे अभी हम कॉन्स्टिपेशन की बात कर रहे हैं, तो कॉन्स्टिपेशन से भी जो है वो बेली एक हो जाएगा, लिहाजा उसके लिए जो दवाई देना पड़ेगी वो जो है लैक्सेटिव्स की तरक्की होगी। और कई लैक्सेटिव्स होते हैं वो 2-3 दिन लगा लेते हैं काम करने के लिए, तो फौरी आराम नहीं आएगा। कई दवाइयां होती हैं कि मिसाल के तौर कई मर्ज होते हैं कि गैस्ट्रा होता है एसिडिटी के हिसाब से आ गया है, तो एसिडिटी के लिए जो है मुख्तलिफ दवाइयां होगी। गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स आ गया, एसोफेजाइटिस हो गया, तो उसके दर्द के लिए और होगा। अगर मिसाल के तौर पे जो कि आम CF बच्चे हैं उन्हें दूसरी चीजें भी हो सकती हैं, जैसे अपेंडिसाइटिस हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, उससे भी दर्द हो सकता है। तो बेली एक जो है ना, इसे वेरी जनरलाइज टर्म, हमें कोशिश करना ये चाहिए कि उसे हमने अंडरलाइंग कोज जो है उस दर्द की वो पहले महसूस कर मालूम करनी है कि वो क्या है, और फिर उसके मुताबिक जो भी चीज है उसको करना है। ये नहीं है कि आप जो है हर एक बेली एक का एक ही इलाज जो है वो कर सके। जहां तक वैसे आम दर्द के हिसाब से है, पैरासीटामोल जो है वो सेफेस्ट जो है वो मेडिसिन है, जो कि आप किसी जिस्म के हिस्से में भी दर्द हो तो दे सकते हैं, और इट्स रीजनेबली सेफ टू डू इट अनलेस के कोई ओवरडोज ना कर दे। तो पैरासीटामोल जो आप दे सकते हैं, लेकिन पैरासीटामोल भी फौरन आपको जो है उसमें पेन रिलीफ नहीं देगी, आधा घंटा 45 मिनट्स लग जाते हैं उसमें भी। तो ये जो फौरी की बात होती है ना, ये हमारी साइकोलॉजी को इसको थोड़ा सा बदलने की कोशिश करें कि क्या है कि हम बच्चे ने या खुद अपने को तकलीफ होगी तो कहा कि जी उसी वक्त टीका लगवाएं और ये करें। ये थोड़ी सी सोच को अपना चेंज करें और कोशिश करें कि फाइंड आउट करें कि प्रॉब्लम जो हो रही है वो प्रॉब्लम असल में है क्या, कहाँ है, किस वजह से है, ताकि उसका सही जो है इलाज किया जा सके। तो जैसे आपने कहा कि बेली की कौन सी दवाई दें, वो कोई भी तजवीज़ मैं तो नहीं कर सकूंगा, शायद डॉक्टर नादिया आपको बता दें। जैसे मैंने कहा कि मुख्तलिफ वजूहात की डिफरेंट ट्रीटमेंट्स होंगी, उस हिसाब से होगा। पैरासीटामोल जो है वो सेफेस्ट है। मैं तो ब्रूफन भी पेन रिलीफ के हिसाब से होती है, लेकिन पेट के दर्द के हिसाब से वो नहीं तजवीज़ करूंगा एज ए फर्स्ट लाइन, क्योंकि हो सकता है कि एसिडिटी के गैस्ट्रिक इन्फ्लेमेशन वगैरह की वजह से हो, तो वो उसको मजीद ख़राब कर सकती है। तो पेन रिलीफ के हिसाब से पैरासीटामोल इज द सेफेस्ट, लेकिन व्हाट वी नीड टू डू इज के अंडरलाइंग जो वजह है उसको पता करना चाहिए कि वो किस वजह से है। तो डॉक्टर नादिया मजीद ऐड कर सकेंगी। डॉक्टर नादिया आपका क्या हाल है? सर आई विल सेकंड यू एब्सोल्युटली, मैं एग्रीड हूँ कि आपने अंडरलाइंग इटियोलॉजी फाइंड आउट करनी है। सिस्टिक फाइब्रोसिस के बच्चों की मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं। अभी तो पेन उनको माइल्ड लग रहा है कि माइल्ड एपिसोडिक पेन है, और अगर उसकी फाइंड आउट ना करें अंडरलाइंग इटियोलॉजी तो वो फिर कॉम्प्लिकेटेड की तरफ, कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जा सकता है। तो बेटर टू गो फॉर इटियोलॉजी। अगर पेंक्रियाटिक इंसफिशिएंसी है तो इनको जो है तो माइल्ड रिकरेंट क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस का पेन भी हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन, और सर ने कहा कि डिस्टल इंटेस्टाइनल अगर पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो भी पेन कॉज करती है, साथ में ब्लोटिंग और ये टमी डिस्कम्फर्ट करती है। तो अंडरलाइंग इटियोलॉजी इज मस्ट। ऐसी कोई दवाई नहीं है कि आप जो है तो इसको प्रिस्क्राइब कर सकें। डॉक्टर कंवल भी इस ग्रुप में है माशाल्लाह, शी इज वर्किंग एट चिल्ड्रंस हॉस्पिटल और फर्स्ट कांटेक्ट इनका पेशेंट के साथ भी रहता है। डॉक्टर कंवल, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग प्लीज? अस्सलाम वालेकुम। सर, जो पेशेंट्स आउट पेशेंट क्लिनिक में नॉर्मली रिपोर्ट करती हैं उनके पेरेंट्स की कंप्लेंट ये होती है कि ओकेजनल टमी एक्स होती हैं और समटाइम्स बेली एक के साथ स्टूल की कंसिस्टेंसी चेंज होती है। लेकिन चूंकि माशाल्लाह यहाँ के पेरेंट्स के साथ डाइटिशियन का कांटेक्ट इतना अच्छा और फ्रीक्वेंट होता है कि उनको ये मालूम है कि कितनी फैट कंटेंट के साथ कितनी क्रियॉन देनी है, और स्टूल का कलर चेंज हो जाए तो क्या इमीडिएटली स्टेप्स लेने होते हैं। तो ये परसिस्टेंट इतना देखा नहीं जाता। कुछ बच्चे जो इन पेशेंट्स में आते हैं हमारे पास, स्पेशली समर्स में, जून जुलाई में, उनको जब इस तरह कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज होते हैं तो बिल्कुल उनको उस वक्त हाइड्रेशन की भी ज़रूरत पड़ती है, मूवी कॉल की भी ज़रूरत पड़ती है। हमने उनको वार्ड्स में सीना भी दिया है, और ऑब्वियसली तब हम उनके पेरेंट्स के साथ इन चीज़ों का ज़्यादा डिस्कशन करते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि अचानक ये चीज़ मिस आउट होगी। क्योंकि माशाल्लाह जैसे यहाँ मैंने नोट किया है कि एक पेशेंट के ऊपर इतनी मल्टीपल टीम्स की इनपुट होती है कि ये हो ही नहीं सकता कि पेरेंट्स को ये मालूम ना हो कि ये सिम्टम किस चीज़ के बारे में आगे होने लगा है स्टेप अप। तो इसलिए यहाँ ये इतने फ्रीक्वेंट
मैंने नहीं देखे पिछले चंद महीनों में। लेकिन बात आपकी बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान में चूंकि टेम्परेचर ज़्यादा गर्म होता है और स्पेशली यहाँ के पेशेंट जब पाकिस्तान ट्रैवल करते हैं तो उनको, जैसे आपने लास्ट टाइम जिक्र किया, सोडियम क्लोराइड की टैबलेट्स देनी है, किस तरह हाइड्रेशन का ख्याल रखना है, क्या ऑप्टिमाइजेशन करनी है, उसकी गाइडेंस बहुत ज़्यादा अच्छी दी जाती है। तो इसलिए जो इन पेशेंट्स होते हैं उनमें हमने स्टेप अप होते देखा है DIOS के साथ जो आते हैं। लेकिन जो आउट पेशेंट्स में हमारे पास आते हैं उनमें नॉर्मली बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग पाई जाती है पेरेंट्स में, और वो एडजस्टमेंट खुद कर लेते हैं जब भी वो स्टूल चेंजेस और बेली एक्स के साथ बच्चे को रिपोर्ट करता पाते हैं। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस में जो मेन रीजंस होती हैं, अगर हम टॉप से लेकर नीचे की तरफ देखें तो यही है कि ये गैस्ट्रोसोफेजियल रिफ्लक्स के साथ एसोफेजाइटिस की वजह से पेन हो सकता है, गैस्ट्राइटिस की वजह से वो हो सकता है, और उसके बाद जो है ये माल अब्जॉर्प्शन की वजह से, जो कि क्रियॉन और फैट के इम्बैलेंस के हिसाब से डोज आगे पीछे होने की वजह से हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से हो सकता है, डिस्टल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन सिंड्रोम की वजह से भी हो सकता है, इंटरसेप्शन एक और है जो कि मैंने अभी तक जिक्र नहीं किया, दैट इज अनदर कॉम्प्लिकेशन ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस, वो भी इसमें हो सकता है। तो ये कॉमन चीजें हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस में जिनकी वजह से हो सकते हैं, और जिन बच्चों की पहले सर्जरी हो चुकी है मेकोनिमालिस वगैरह की वजह से, तो कोई एडहेजन्स वगैरह होती है, वो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, उनकी वजह से भी हो सकता है एज दोज कॉम्प्लिकेशंस। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि ये पहले दरियाफ्त किया जाए, कि पता चला जाए कि किस वजह से हो रहा है, और इस हिसाब से फिर उसको जो है इलाज किया जाए। तो अल्लाह ताला सभी के बच्चों को खैरियत से रखे। तो आप प्लीज़ ऐसा करें कि मज़ीद बच्चे के जो सिम्टम्स हैं, फ्रीक्वेंसी है, उसके इर्द गिर्द खाने पीने की चीज़ों के हिसाब से कि फूड रिलेटेड है, या फूड में फैट के हिसाब से, या क्रियॉन मिस करने के हिसाब से, या क्रियॉन चिबा के बच्चा खा रहा है तो उसकी भी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है और फिर उससे प्रॉब्लम हो जाती है, या स्टूल जो है आउटपुट के ऊपर ख्याल रखें कि क्या कुछ हो रहा है। तो इन सभी चीज़ों का ख्याल रखें, और उसके साथ जो है आप नोट भी कर सकते हैं, डायरी अपनी बना के रख सकते हैं, देख सकते हैं कि बच्चे को हुआ तो क्या हुआ, और उसके पिछले 12 घंटे के दौरान बच्चे की इनटेक वगैरह क्या थी और क्रियॉन वगैरह डोज क्या थी। क्योंकि यहाँ कई दफ़ा होता है कि बच्चे स्कूल मिसाल के तौर पर जाती हैं, वो अपने पीयर्स के साथ लंच टाइम, जबकि स्कूल खुले हुए थे, आजकल तो वैसे ही ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो कई बच्चे जो हैं वो क्रियॉन लेना पसंद नहीं करते कि उनके दोस्त क्या कहेंगे कि दवाई कुछ ले रहा है, तो वो मिस कर जाते हैं, तो फिर उन्हें प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो ये, और हमारे कई बच्चों में ये जो होती है ना एडहेरेंस टू मेडिकेशन, ये भी इश्यू बन जाता है, पेरेंट्स के भी साथ भी होता है, लेकिन मरीज भी, बच्चे भी कई दफा कर जाते हैं, और कई दफा जो दवाई देते हैं बच्चों को वो बिन में जो है वो डाल आते हैं। तो कई पेरेंट्स ने जो है वो बिन जब देखा तो उसमें दवाई पड़ी हुई थी जो कि बच्चे ने खाना थी, तो बच्चे भी ऐसा करते हैं। और माशाल्लाह सब अब के बच्चों की तरह नेक नहीं होते, कुछ मेरी तरह बुरे भी होते हैं, तो वो भी ऐसा काम कर लेते हैं। तो ख्याल रखा करें कि बच्चे ने वाकई दवाई दी है, ली है, कितनी ली है, मिकदार के हिसाब से सिम्टम्स फॉलो करें, तो इंशाल्लाह ये चीज़ें जो है उसमें काबू पाया जा सकता है, लेकिन एहतियात ज़रा करना पड़ती है, उसके ऊपर मॉनिटरिंग करना पड़ती है, तो ख्याल रखें। तो इंशाल्लाह अगर कोई मज़ीद आप इंफॉर्मेशन दे सकेंगे तो बाद में भी इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। ठीक है सर, ये ड्यूरिंग सेशन जो हमें क्वेश्चन आया है ये हम ले लें। इसमें जी जो है कि एडल्ट हमारी CFR हैं, 24 इयर्स इनकी एज है। इनका ये सवाल है कि मैं अपनी डाइट के हिसाब से एडजस्ट करके सही क्रेयॉन लेती हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है इनको मोस्टली जो है वो कॉन्स्टिपेशन रहती है। और ये पूछना चाह रही हैं कि क्वेश्चन ऑलमोस्ट उसी तरह से ही है जैसा शुरू फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस थे। तो क्या कह पूछना ये चाह रही हैं कि जिस तरह क्रेयॉन्स लाइफ टाइम हमें लेनी है, तो क्या ऐसे ही हमें मूवी कॉल या लेक्टुलोज भी लेना पड़ता है, कि ये भी लाइफ टाइम ये नहीं लेनी पड़ेगी, और या ऑफ एंड ऑन लेते रहें, किस तरीके से इसको लिया जाए? तो इफ आई कैन स्टार्ट ऑफ, ये मूवी कॉल ये लाइफ टाइम उमन जरूरत नहीं पड़ती है, और कॉन्स्टिपेशन अगर है तो पड़ भी सकती है। तो आपके क्रियॉन का और ये कॉन्स्टिपेशन के लिंक के हिसाब से ये है कि क्रियॉन का जो मेन मकसद होता है वो ये है कि जो आप फैट वगैरह खा रहे हैं उस चीज का वो हजम करे, उसके साथ प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट अब्जॉर्प्शन का भी इश्यू है, तो वो हो। तो जब ये खाना हमारा सही हजम हो रहा होगा तो दो चीजें हैं जिनको ऊपर आपने मॉनिटर करना है। एक ये कि आपकी स्टूल आउटपुट जो है वो कैसी आ रही है। ऑब्वियसली अगर फैटी है, चिकनाई वाली है, तो इसका मतलब यह है कि जो आप पैनक्रियाटिक एंजाइम ले रहे हैं वो ठीक नहीं है, और अगर वो ठीक आ रहा है तो दैट्स ओके। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो इसकी वजूहात जो है वो
तो आपकी चलो एब्जॉर्प्शन शायद ठीक होगी, लेकिन कई दफ़ा होता है कि एब्जॉर्प्शन इसकी कमी की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो मिकदार आपकी ठीक ही हो, लेकिन उसके साथ आप वेट जो है वो मॉनिटर करना पड़ता है कि वेट जो है वो स्टेबल है या नहीं है। बच्चों के हिसाब से तो हम देखते हैं कि इनका वजन बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। एडल्ट्स में ये होता है कि हमें ये देखना पड़ता है कि इनका वेट स्टेबल है या नहीं है, क्योंकि वजन इनका फिर कम नहीं होना चाहिए, स्टेबल रहना चाहिए। तो ये भी दो चीज़ें आप पैनक्रियाटिक एंजाइम सप्लीमेंटेशन और डाइट के हिसाब से जो है वो मॉनिटर कर सकते हैं कि ये इनमें आपस में क्या ताल्लुक है। इसके बावजूद अगर कॉन्स्टिपेशन है तो फिर आप जो है वो लैक्सेटिव्स के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसकी मिकदार के हिसाब से फिर जो है ये कौन सी दवाई लेनी है। कॉमनली जो है लेक्चुलोज दिया जाता है, जो कि एक स्टूल सॉफ्टनर के हिसाब से आता है। तो उसमें ये होता है कि इट डज टेक 48 आवर्स टू स्टार्ट वर्किंग। तो उसकी डोज आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, और उस मूविकोल भी ले सकते हैं। हम कई दफ़ा मूविकोल होता है कि जो लेक्चुलोज के ऊपर कंट्रोल ना हो, मूविकोल ऐड करते हैं, और उसके बाद जो है वो एनिमाज वगैरह भी होते हैं, या पिकोसल्फेट ओरली भी होता है, वो भी दे देते हैं, जो बाउल क्लियरेंस के हिसाब से इस्तेमाल होता है, प्री सर्जरी में भी इस्तेमाल होता है। तो वो डिफरेंट चीज़ें जो मैंने अपने पहले सेशन में कवर की हैं मेडिसिन के हिसाब से, वो दी जा सकती हैं। लेकिन कोशिश ये करें कि वाकई कॉन्स्टिपेशन ना हो, और उसके अलावा लूज भी स्टूल ना हो, और आपका वजन भी जो स्टेबल रहे, और सिम्टम्स जो है ये कम हो। तो दवाई लेना जो है वो टाइट्रेट करना पड़ती है, जो भी दवाई होती है, अपने सिम्टम्स के हिसाब से और अपनी दूसरी चीज़ों के हिसाब से, या साइड इफेक्ट्स के हिसाब से। क्योंकि कई मेडिसिन होती हैं कि उनका साइड इफेक्ट होगा तो वो भी लेने की जरूरत नहीं है, अगर उनका साइड इफेक्ट बेनिफिट से ज्यादा है तो ओवरऑल इन चीजों को एडजस्ट करना पड़ेगा। और डॉक्टर नादिया का भी देखते हैं, डॉक्टर नादिया क्या कहती हैं इस बारे में प्लीज। डॉक्टर नादिया की ओपिनियन लेने से पहले इन्होंने क्वेश्चन में कुछ चीज ऐड की है, तो वो भी मैं ऐड कर दूं, फिर हम डॉक्टर नादिया से जवाब ले लेते हैं। हमने ये कहा है कि जो मुझे कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ ब्लोटिंग और लोअर एब्डोमिनल क्रैम्प्स भी रहते हैं, और स्टूल्स फैटी नहीं है लेकिन स्टिकी होते हैं, वेट इनका स्टेबल रह रहा है। ये और साथ में ये एक और चीज है, किसी और ने ये सवाल पूछा है कि क्या इसकी रीजन ये हो सकती है कि ये क्रियॉन जो है वो ज्यादा ले रही हो, अगर कम करके भी देखा जा सकता है। जी डॉक्टर नादिया। अच्छा, जिस तरह सर बता रहे थे कि आपने हर मेडिसिन को टाइट्रेट करना है अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स। अगर आप क्रियॉन ले रहे हैं और आपको कॉन्स्टिपेशन हो रही है, और एक तो ये है कि हम उसको फीकल इलास्टेज से मॉनिटर कर सकते हैं कि फीकल इलास्टेज जो है तो या फैट के स्टूल कंटेंट से हम पता लगा सकते हैं कि अब स्टूल स्टिल फैटी है कि नहीं है। लेकिन ओवर डोज ऑफ क्रियॉन्स कैन कॉज कॉन्स्टिपेशन, और उसको फिर आपने टाइट्रेट करना होता है। लेकिन वंस आपको पता चल जाए कि आपके स्टूल्स जो हैं तो फैटी नहीं है, स्टिकी स्टूल्स अलग हैं कॉन्स्टिपेटेड स्टूल से। स्टिकी तो मीन्स कि स्टिल ये फैटी स्टूल की ही एक टाइप है, स्टिकी स्टूल्स हैं। तो उसका तो मतलब ये है कि जो डाइट का फैट कंटेंट है और क्रियॉन है, इसमें बैलेंस नहीं है। और लेकिन अगर हार्ड स्टूल हैं और वो जो है तो डिफिकल्ट टू डेफिकेट हैं, उसको देखना पड़ेगा कि हाँ हो सकता है कि ये ओवरडोज ऑफ क्रियॉन से हो रहे हो। सर आप बताएं। ये जो पेन के दर्द के हिसाब से है, अमूमन ये होता है कि जो सिंपल कॉन्स्टिपेशन होती है ना, मैं सिंपल लफ्ज बोल रहा हूँ लेकिन कॉन्स्टिपेशन कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है, लेकिन जो आम कॉन्स्टिपेशन होती है उसका जो दर्द होता है अमूमन एब्डोमेन के मरीज के बाएं तरफ जो होता है उस तरफ पाया जाता है, और जो डिस्टल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन सिंड्रोम में होता है वो अमूमन जो है वो राइट में होता है। तो कई दफा होता है कि मेडिसिन 100% ऐसे नहीं होती है, लेकिन ये मेन डिफरेंशिएशन कॉन्स्टिपेशन और डिस्टल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का यही होता है कि जब किसी को डिस्टल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो ये एंड ऑफ स्मॉल इंटेस्टिन टर्मिनल जो कि राइट हैंड साइड के ऊपर होता है वहां पे होता है। अमूमन जब फिजिकल एग्जामिनेशन भी किया जाता है वहां लंपी फील होती है कि वहां होता है, तो वो राइट हैंड साइड। जो कॉन्स्टिपेशन होती है ये यूजुअली लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर पेट में होता है। कई दफा होता है कि ठीक है कि मेजेंटेरिक इंफॉर्मेशन मूवमेंट वगैरह के हिसाब से वो पेन जो काफी वेग होता है तो टमी एक ही होता है, लेकिन ये जो स्टूल जो होता है ना क्रियॉन का, ये है कि अगर ओवरडोज भी हो जाए ना तो उमूमन इसमें पेन दर्द वगैरह नहीं होता है, और स्टूल आपका वो नॉर्मल के हिसाब से आएगा। चलो कॉन्स्टिपेटेड ये कि वेल अब्जॉर्ब्ड है, लेकिन उसके साथ वो एनल एरिया में बर्निंग वगैरह जो है वो ज्यादा होने के इम्कान होते हैं। तो एक तो ये है कि
ये कोशिश अमूमन कॉन्स्टिपेशन में अमूमन ये कहते हैं कि ये कोशिश ना करें कि क्रियॉन को कम करें कि आपको माल अब्जॉर्प्शन की वजह से डायरिया हो जाए। सो ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन इज नॉट रिड्यूसिंग योर क्रियॉन। क्रियॉन की डोज आपने देखनी है और बाकी की चीजें जो हाइड्रेशन है और फाइबर कंटेंट ऑफ द डाइट वगैरह है उसका भी ख्याल रखना है कि वो भी आपकी चीजें डाइट जो है वो हेल्थी भी हो और उसके साथ जो है वो मुतवाजन भी हो, एक बैलेंस डाइट हो, उस हिसाब से हो। तो उस हिसाब से वो चीजें आपने देखना है। तो अगर वाकई ये स्टिकी ज्यादा हो रहा है तो हो सकता है कि ये क्रियॉन की कमी की वजह से हो, जो कि मैंने पहले भी लेक्चर में किया कि कई दफा होता है कि क्रियॉन की जब फैट वगैरह अब्जॉर्ब सही नहीं होती है तो दैट एक्चुअली स्लोज डाउन द गट, तो जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में शायद कवर किया था। तो उसमें जो है ये है कि अगर फैट अब्जॉर्प्शन नहीं हो रही है तो ये आपके वो गट को स्लो डाउन कर देगा, जिससे कि कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है। तो आप क्रियॉन जो है वो कम करने की कोशिश ना करें, बल्कि हो सकता है आपको क्रियॉन मजीद लेने की जरूरत पड़े और उसके साथ करें, लेकिन अपनी डाइट में एक जो है वो फाइबर इंक्रीज करें और दूसरा जो है अपने जो फ्लूइड इनटेक है उसको अच्छा करें। और अगर साथ मेडिसिन की जरूरत है तो मेरे ख्याल में आप मूविकोल भी इस्तेमाल कर सकती हैं और लेक्चुलोज जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए लो डोज रेगुलरली के हिसाब से, देखें कि क्या असर पड़ता है। लेकिन इस क्वाइट लाइकली कि आपकी क्रियॉन की कमी की वजह से ऐसा हो रहा है। और वेट जो आपका स्टेबल है तो दैट्स ए गुड न्यूज, कीप इट दैट वे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि इनकी बेटी है 11 साल की CF, और लेकिन वो कह रही है कि वो क्रियॉन निगल नहीं सकती हैं, और तो वो पूछना ये चाह रही हैं कि क्या ओपन करके देने से इसका डाइजेशन में कोई कमी होती है, कितना काम है उसका, कि जो उसका जो कैप होता है उसको देने या ना देने से कितना फर्क पड़ता है। Dr. Nadia, would you like to answer it? सर हमारे इधर जो अवेलेबल कैप्सूल्स हैं तो उनके अंदर पाउडर फॉर्म है। अगर तो ग्रेन्यूल्स हैं तो दे आर सेफ टू बी गिवन इन एनी एसिडिक और जूस, और उसके साथ फिर जो है तो थोड़ा सा अगर आप PPIs दे दें राइजिक एसिड से उसके साथ कुछ दे दें तो वो फिर हाईली इफेक्टिव होते हैं। अभी रिसेंटली जो है तो हमारा एक 3 मंथ्स का बेबी है और वो एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फेड था, तो उसको फिर हमने ये स्टार्ट किया एंड इट्स क्वाइट इफेक्टिव और वो ठीक जा रहा है उसको, कि हम कैप्सूल ओपन करके पाउडर देते हैं लेकिन स्पून में देते हैं, हम उसको किसी कंटेनर में नहीं दे सकते बिकॉज वो पाउडर नीचे सारा रह जाता है। तो या तो अच्छी तरह उसको हल करके दें और साथ में PPI दें तो वो फिर इफेक्टिव रहता है। अदरवाइज स्टिल यही है, बड़ों में हम प्रेफर यही करते हैं कि उसको जो है तो अलॉन्ग विद कैप्सूल दें, बिकॉज जो स्टमक की एसिडिटी है वो उनको इनइफेक्टिव कर देती है। तो मैं अभी लास्ट वीक मेरा क्लिनिक हुआ था तो उसमें 3 साल की बच्ची थी जो कि हम कोशिश कर रहे थे कि हम यहाँ जो आप कह रहे हैं ना कि कैप्सूल के अंदर जो कोटेड ग्रेनुल्स होती हैं तो यहाँ वो स्कूप्स मिलती हैं, तो वो उनके हिसाब से वो 5000 यूनिट के हिसाब से वो स्कूप मिलती है, वो हम इस्तेमाल करते हैं छोटे बच्चों के हिसाब से। तो राउंड अबाउट 3 years ऑफ एज हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को वो कैप्सूल जो है वो दिए जाए। तो उस बच्ची को हमने कहा कि पेरेंट्स को कि नेक्स्ट टाइम आए तो जेली टॉट्स जो स्वीट्स होती है ना वो साथ लेकर आना, और देखते हैं कि बच्चा वो स्वालो कर सकता है। तो अगर ये ऐसी छोटी छोटी चीजें स्वालो कर सकती हैं ना तो कैप्सूल इज नॉट ए बिग थिंग। इसमें ये होता है कि हमारे ये 11 साल का बच्चा माशाल्लाह अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे ठीक ठाक रखे, लेकिन 11 साल के बच्चे जो कि जिसे सिस्टिक फाइब्रोसिस है उतनी देर से दवाइयां ले रहे हैं, उनको हम एज ए पेरेंट्स जो हैं वो कोशिश करना चाहिए कि सिखाएं कि दवाई लेना जरूरी है और ये इसको लें। तो वो जो साइकोलॉजिकल बैरियर है ना उसे ओवरकम करने की कोशिश करें। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आदत डालें बच्चों को और खुद भी एक्सेप्ट करें कि 11 साल का बच्चा दवाई ले सकता है। ठीक है, मुझे पता है कि कई बच्चों को या बड़ों को भी साइकोलॉजिकल इश्यू होते हैं कि जो सॉल्व नहीं कर सकते हैं, दैट इज वेरी स्मॉल नंबर। लेकिन आप प्लीज कोशिश करें कि बच्चों को अगर वो दूसरी टॉफियां वगैरह खा सकते हैं और दूसरी चीजें हैं, अगर ग्रेप्स खा सकते हैं और एप्पल के चंक छोटे मोटे खा सकते हैं तो चीजें वो भी कर सकते हैं। तो एक तो वो है कि कोशिश करें कि बच्चा ले, और दूसरा ये है कि जैसे आजकल के कैप्सूल जो मेनली आते हैं वो कोटेड ग्रैनुल्स होते हैं उनमें, और अगर वो निकाल के दिए जाए तो भी तकरीबन ठीक ही रहते हैं, तकरीबन ठीक रहते हैं। इसलिए कि मुझे ये भी पता है कि जिन लोगों को हमने चेंज ओवर किया है जब कैप्सूल लेते हैं तो उनके जो है सिम्टम्स जो है वो बेहतर हो जाते हैं। तो कैप्सूल्स आर प्रॉब्ली स्वॉलोड एज ए होल
उनका ज्यादा इफेक्टिवनेस होता है, क्योंकि जब भी ग्रेनुल्स देंगे तो बिलखसूस बच्चे जो हैं कई दफा वो च्यू करते हैं, जब वो च्यू करेंगे तो उनकी इफेक्टिवनेस जो है वो खत्म होना शुरू हो जाएगी। तो उसके लिए जो है वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स वगैरह के हिसाब से जो है ओमेप्राजोल वगैरह, लैंज़ेप्राजोल है, वो किसी किस्म के एसिड कटिंग मेडिसिन जो है वो साथ देने की जरूरत पड़ जाती है। तो कोशिश करें कि अगर कैप्सूल ले सकें वो लें, अगर ओपन करके देने हैं और अगर ये कोटेड ग्रैन्यूल्स हैं तो वो उनको चबाएं नहीं, च्यू ना करें बल्कि होल स्वालो करें। अगर बच्चा ये तो 11 इयर्स है स्वालो कर सकेगा, छोटे बच्चे होते हैं उनको जैसे हम कहते हैं कि जाम वगैरह के ऊपर जो है ऐसी चीज के ऊपर डाल के हाफ स्पून में मिक्स करके वो पहले दे दें, उसके बाद जो है फीड वगैरह वो आप दे सकते हैं, तो उस चीज से वो बेहतर हो जाएगा। तो इंशाल्लाह कोशिश करें कि उसको आदत डालें कि स्वालो करे, नहीं है तो अगर निकाल के भी देनी है तो डोज मॉनिटर करने को आपको फिर इसके स्टूल आउटपुट के हिसाब से देखना पड़ेगा कि वो क्या हो रहा है, और हो सकता है कि आपको डोज जो है ज्यादा देना पड़े, और साथ बच्चे को कहे कि च्यू ना करे बल्कि जो भी वो ग्रैनुल्स वगैरह हैं उन्हें सही उसी तरह जो है वो स्वालो कर ले। जी ठीक है। एक क्वेश्चन ये है कि इसमें पेनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी का और एसिड रिफ्लक्स का क्या ताल्लुक है, और इन दोनों का कॉन्स्टिपेशन के साथ क्या ताल्लुक है सीएफ में? हाँ जी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल क्वेश्चन डॉक्टर नादिया। सर मेरे ख्याल से आप स्टार्ट करें, फिर डॉक्टर नादिया शायद दोबारा ज्वाइन करती हैं। जी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स वो सिस्टिक फाइब्रोसिस में होने के उसके इम्कान ज्यादा हैं, और आप वो हमारा स्पेशल सेशन इसके ऊपर भी हुआ था, वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो उसमें एक तो ये होता है कि बच्चे जो है जो रिफ्लक्स होता है उनकी इनटेक जो है वो कम होती है, और जब इनटेक कम होती है तो अब इसलिए आउटपुट भी जरा कम होगी, और इनपुट के साथ ये भी है कि अगर उन्हें रिफ्लक्स हो रहा है तो सॉफ्टाइटिस के हिसाब से उन्हें दर्द भी होता है, तो खाने से वो ग्रेज करते हैं, तो वो भी हो सकता है। तो एक तो है ये कि इनपुट आप बच्चे की क्या हो रही है उसके साथ उनके वजन के ऊपर भी असर पड़ेगा और स्टूल आउटपुट के ऊपर भी असर पड़ेगा। दूसरा ये है कि आम सीएफ में जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स वगैरह जो है वो भी अफेक्टेड हो जाती हैं, और जो फैट माल अब्जॉर्प्शन होती है उसकी वजह से भी जो है कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो जाती है, और फिर जब कॉन्स्टिपेशन होती है तो बच्चे उससे भी जो है अगर दर्द हो रहा है तो वो खाएंगे कम क्योंकि उन्हें पता है कि मजीद दर्द होगा। तो ये चीजें कंबाइंड हैं, एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, साइकोलॉजी के साथ है उसका तल्लक, क्योंकि पेन होता है और पेन बच्चा उसको खत्म करने के लिए या अवॉइड करने के लिए जो वो इनटेक है वो इतना नहीं लेता है। तो ये सभी चीजें आपने फिर आपने डायसेक्ट करना है कि क्या बिग प्रॉब्लम है, उस इश्यू को कम करने के लिए अगर मिसाल के तौर पर गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स है तो उसको ट्रीट करना पड़ेगा। उसके जो एसोफेजाइटिस के साथ एसिड रिफ्लक्स होता है, दर्द होता है, उसके लिए एंटासिड देना पड़ेगा जो कि ओमेप्राजोल वगैरह की प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं वो देने की जरूरत पड़ेगी। और अगर कॉन्स्टिपेशन है तो उसके लिए दवाई देना पड़ेगी ताकि बच्चे को डिस्कम्फर्ट किसी किस्म की ना हो, और साथ ही जो है क्रियोन वगैरह जो है उसकी डोज एडजस्ट करना पड़ेगी। लेकिन सिस्टिक फाइब्रोसिस में ये सभी चीजें, रिफ्लक्स भी ज्यादा हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी ज्यादा हो सकती है, माल अब्जॉर्प्शन भी होती है, और गट मोटिलिटी का जो है वो भी फर्क पड़ता है। तो ये सभी कॉम्बिनेशन मिलजुल के ये सिम्टम्स दे सकते हैं। जी ठीक है जी। डॉक्टर नादिया, आई थिंक उनका कोई नेट का शायद इश्यू हो रहा है। कोई बात नहीं है। हाँ जी। चले, एक्चुअली आपके आंसर से मेरे माइंड में क्वेश्चन है कि जो पेनक्रियाटिक सफिशिएंट है बच्चे, तो क्या उनमें भी ये रिफ्लक्स का और ये प्रॉब्लम होती, रिफ्लक्स का तो प्रॉब्लम जैसे होता है, कॉन्स्टिपेशन का भी प्रॉब्लम, क्योंकि जो इंटेस्टाइन का इटसेल्फ जो उसमें मतलब सिस्टिक फाइब्रोसिस जो अफेक्ट है, तो कंपैरेटिवली कम होना चाहिए या उसी तरह से होता है जैसे दूसरे पेनक्रियाटिक इनसफिशिएंट सिस्टिक फाइब्रोसिस? कंपैरेटिवली कम होता है। पेनक्रियाटिक जो सफिशिएंट होते हैं उन्हें बाउल प्रॉब्लम्स क्योंकि कम होती हैं, लिहाजा जो गट मोटिलिटी वाली बात मैं कर रहा हूँ वो भी कम होगी, उनको कॉन्स्टिपेशन वगैरह भी कम होगी, उनकी माल अब्जॉर्प्शन क्योंकि नहीं है
वो भी इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। तो उनके सिम्टम्स जो हैं वो बहुत ही कम होते हैं। और अमूमन जो है ये हम ये करते हैं कि उनके पैनक्रियाटिक फंक्शन जो है वो मॉनिटर करते ही रहते हैं कुछ अर्सा के बाद, और बिलखसूस अगर उनके सिम्टम्स हों, क्योंकि कई जो ओरिजिनली पैनक्रियाटिक सफिशिएंट होते हैं वो बाद में पैनक्रियाटिक इनसफिशिएंट भी टर्न आउट हो सकते हैं। तो वो मॉनिटर करते हैं, लेकिन सर्टनली उनके सिम्टम्स जीआई ट्रैक्ट के जो है वो उन बच्चों की निस्बत जिनको पैनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी है उसकी निस्बत उन्हें कम होते हैं। ठीक है, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर कसीरा। सर अभी इसके अलावा तो फिलहाल कोई क्वेश्चन नहीं है। किसी ने खुद क्वेश्चन पूछना हो जो टाइप नहीं कर रहे हैं तो वो भी अपना माइक ऑफ करके उन्हें गुंजाइश दें तो वो कर सकते हैं। जी जरूर। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज अपॉर्चुनिटी आपके पास है। माशाल्लाह इस दफा हमारे पास इतने क्वेश्चन भी ज्यादा नहीं आए थे तो टाइम भी है, अगर किसी ने पूछना हो कोई तो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी मैंने ये पूछना था कि ताहिरा के हवाले से कि वो अगर उसको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं है लेकिन इसके बावजूद इतना ऑयली वगैरह खाना भी वो नहीं खाती, फिर भी पेट में दर्द उसका रहता है क्रेयॉन डोज लेने के बावजूद, इसकी क्या रीजन हो सकती है? उसको फिर आपने ये देखना, जैसे मैं पहले भी बात कर रहा हूँ, देखना कि पेट के कौन से हिस्सा में दर्द हो रहा है और उसकी जो कुछ भी खा पी रही है, फैट कम वाली है, दूसरी चीजें हैं, उसके साथ और टाइमिंग के हिसाब से क्या ताल्लुक है। तो वो थोड़ से ना ज्यादा मजीद इंफॉर्मेशन की जो है वो जरूरत पड़ेगी कि आपने मॉनिटर करना है कि दर्द, वो जब दर्द का हिसाब लगाते हैं तो बेली एक जो है वो, या बेली बटन जो है वो सेंट्रल पॉइंट जो है वो देख लें और उस के क्रॉस लगाएं। अगर जिसके क्रॉस का जो जंक्शन है वो बेली बटन हो तो उसका जो है ऊपर वाला दायां, ऊपर वाला बायां, नीचे वाला दायां और नीचे वाला बायां, वो 4 हिस्से आप जो है वो डिवाइड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इनमें से कौन से हिस्से में आती है। अगर मिसाल के तौर पे लेफ्ट लोअर साइड है तो कॉन्स्टिपेशन के चांसेस उसमें ज्यादा होते हैं। कई दफा होता है कि बच्चों को कॉन्स्टिपेशन होती है और वो ओवरफ्लो, उन्हें लूज स्टूल आ रहे होते हैं, तो लगता है ऐसे ही है कि जैसे उन्हें डायरिया है, लेकिन अंडरलाइन कोज उनकी कॉन्स्टिपेशन होती है और उसे कहते हैं कॉन्स्टिपेशन विद ओवरफ्लो। तो वो भी एक चीज हो सकती है कि असल में है कॉन्स्टिपेशन लेकिन लग ऐसे रहा है कि क्योंकि डायरिया है, क्योंकि वो जो लूज स्टूल ऊपर से होते हैं वो सीप अराउंड करके वो बाहर आ रहे होते हैं और कॉन्स्टिपेशन वहीं की वहीं रहती है। तो एक तो ये लेफ्ट बाएं तरफ जो दर्द हो वो होता है। अगर लेफ्ट राइट जो है लोअर साइड पे हो रहा है तो इसमें ये डिस्टल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन सिंड्रोम हो सकता है, वो चीज आ सकती है। कई दफा बच्चियों में या बच्चों में, बड़ों में यूरिन इन्फेक्शन भी हो सकता है जो कि या यूरिन के सिम्टम्स हो सकते हैं। उसके अलावा जरूरी नहीं है कि बुखार वगैरह हो, लेकिन यूरिनरी सिम्टम्स को वो है वो साथ देखना पड़ेगा या नहीं है। फिर ऊपर की तरफ जो है, अगर राइट अपर जो है जो कि पसलियों के नीचे करके होता है तो उसमें भी देखना पड़ता है कि क्या कि ये गैस्ट्राइटिस की वजह से तो नहीं है जो कि मूवमेंट सेंट्रल होता है, लेकिन थोड़ा सा बाएं तरफ दाएं तरफ भी हो सकता है। या गोल स्टोन्स की प्रॉब्लम बच्चों को भी हो सकती है, उस हिसाब से तो वो नहीं है। कई दफा बच्चों को इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन हुआ है, उसके साथ हेपेटाइटिस वगैरह की तकलीफें हो जाती हैं, वो भी हो सकता है। लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट जो कि रिब्स के नीचे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर बहुत कम या ना होने के बराबर होता है कि वो इतनी चीज नहीं होती है। मोमन मसल पेन वगैरह भी हो सकता है। मसल पेन किसी भी जिस्म के हिस्से में हो सकता है, पेट के हिस्से में भी हो सकता है, तो उसका मूवमेंट के साथ तल्लक होगा। तो ये चीजें थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेंगी कि कहाँ दर्द है, कितने सख्त दर्द है, कितनी देर रहता है, किसकी वजह से ये होता है, खाने की वजह से, मूवमेंट की वजह से, कोई चीज पीने की वजह से, और कितनी देर क्या दवाई देने की जरूरत पड़ती है या कौन सी दवाई देते हैं तो बेहतर हो जाता है, और कितना मतवातर ये हो रहा है, और बच्चे की बाकी की तबीयत कैसी है, वॉमिटिंग है, बच्चे का कलर कैसे है, कितना दर्द है, वो चीजें जो है साथ थोड़ी सी मजीद जो है ना इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी। जी सर, डॉक्टर नादिया ने भी दोबारा ज्वाइन कर लिया है, तो ये मैं क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं, वो भी अगर इस पे कमेंट करना चाहें। जी जरूर। जी शाजिया, आप खुद रिपीट करेंगी क्वेश्चन?
जी मैंने पूछा था कि मेरी बेटी को मैं बताया था कि पेट में दर्द अक्सर रहता है, हालांकि बहुत फैटी वो खाना भी नहीं खाती, ऑन एंड ऑफ इसको जो है ना पेट के दर्द की शिकायत होती है, तो इसकी और क्या रीजन हो सकती है, मैंने ये पूछा था। अच्छा, सर ने तो बहुत अच्छा एलेबरेट किया, मैंने मिड में किया ज्वाइन किया, लेकिन सर बड़ा अच्छा बता रहे थे कि पेट में दर्द की डिफरेंट कॉजेज हो सकती हैं। और एक जो इन बच्चों में मैंने देखा है जो मेल एब्जॉर्प्शन के साथ ना एक इनको होती है बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ की प्रॉब्लम। रिसेंटली हमारे पास एक बच्ची थी वो लेटली डायग्नोज हुई थी, तो वो काफी मेल नरिश थी और सही में उसकी पॉटेड बेली थी। तो जब हमने उसको सारा किया, क्रियॉन स्टार्ट किया, एवरीथिंग स्टार्ट किया, तो उसका पेन एब्डो नहीं जा रहा था। तो फिर हमने उसको जो है तो बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ की जिसे हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ के लिए हम इंटेस्टाइनल स्टेरिलाइजेशन नॉन एब्जॉर्बेबल थोड़ी सी मेडिसिन देते हैं, जिसमें फ्लैजिल होता है, थोड़ा सा क्वेस्ट्रन साशे होती हैं, या थोड़ा ओरल जेंटामाइसिन दे देते हैं। तो 2 वीक्स हमने उसको दिया और वो उसके लिए काफी बेहतर रहा। तो ये मैं सर से को भी पूछना चाहूंगी कि हम इधर पाकिस्तानियों में जो है तो हमारे बच्चे इन चीजों से भी सफर कर सकते हैं, इनमें प्रोबायोटिक का भी रोल होता है, और अदर कॉजेज जो हैं तो पेंक्रेटाइटिस को भी देखना चाहिए, साथ में डिस्टल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन सिंड्रोम को भी देखना चाहिए, और साथ में हेपेटाइटिस को भी देखना चाहिए, क्योंकि इन ऐसे बच्चों में जो है ना मेनली जो लिवर के हेपेटोसाइट्स इन्फेक्ट नहीं होते बल्कि कोलेंजियोसाइट्स होते हैं। तो जहाँ पे माइक्रो ऑब्स्ट्रक्शन होती है और माइक्रो इनको जो है तो कोलेंजाइटिस होता है इनका जो है वो, उसको हम फिर देखते हैं कि गामा जीटी थोड़ा सा इनका रेज हो जाता है। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जैसे सर बता रहे थे कि हम शेयर करेंगे कि इनकी लिवर डिजीज कैसे प्रेजेंट कर सकती है, उसके सिम्टम्स कैसे हो सकते हैं, तो उसके लिए भी फिर ऐसे बच्चों को देखना पड़ेगा। मैं ये 2 चीजें ऐड करना चाहूंगी सर के साथ साथ। जो बैक्टीरियल ओवरग्रोथ है बहुत कम यहाँ हमारे ममालिक में पाई जाती है, वेस्टर्न ममालिक में। पाकिस्तान में इसकी पॉसिबली अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होती हैं कि वहाँ एक तो होता है कि एंटीबायोटिक का भी कई दफ़ा मिस यूज़ होता है और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी आगे पीछे काफ़ी चल रहा होता है। और ये इट इज़ अ पॉसिबिलिटी जो कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर जो था उसमें कवर की थी एज अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। और जहाँ तक लिवर की प्रॉब्लम है, मुझे पता है ये तायरा के लिवर फंक्शन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है, तो शी हैजंट गॉट एनी हेपेटाइटिस कंपोनेंट टू इट। तो उसके साथ देखें, आप उसे मॉनिटर करें और एज ए ट्रायल ठीक है, डॉक्टर नादिया से आप वहाँ इस्लामाबाद में ही हैं, दोनों आप वहीं पे हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यू कैन कीप इन कांटेक्ट। अगर empirically couple of weeks of ऐसे एंटीबायोटिक्स ओरल जेंटामाइसिन वगैरह दूसरी देने की कोशिश करती है, जो कि और जेंटामाइसिन जो था वो ट्रैवलर्स के लिए कई दफा इस्तेमाल किया जाता था ओल्ड डेज में। काफी लॉन्ग ओल्ड वो फैशन मेडिसिन है ओरली आईवी इंजेक्शन देने के हिसाब से। तो इट इज पॉसिबल, तो वो आप मॉनिटर कर सकते हैं, क्योंकि आई थिंक मे बी वर्थ वाइल अगर ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ स्टिल जो है उसके अंडरलाइंग कोज या सिम्टम्स या ड्यूरेशन या रिलेशनशिप विद फूड्स या अदर एक्टिविटीज वगैरह वो देख के देखें कि क्या कुछ है। जी सर, बिल्कुल। इसमें एक और बात थी कि मेरी जो मदर इन लॉ हैं उनका ये बैक्टीरियल ओवरग्रोथ जो आपने नाम लिया, ये डायग्नोज हुआ था AKU कराची से, तो क्या उनको भी क्रियॉन्स दे सकते हैं इसमें? ये क्रियॉन जो है ना, ये ओवरग्रोथ की दवाई नहीं है। ये पैनक्रियाटिक एंजाइम्स की दवाई है। अगर उन्हें वो प्रॉब्लम नहीं है तो ये ओवरग्रोथ जो है ये मुख्तलिफ वजूहात की वजह से भी हो सकती है, जो कि गट मोटिलिटी की वजह से है, गट स्ट्रक्चर के हिसाब से है, बाकी चीज़ों के हिसाब से है। और सिस्टिक फाइब्रोसिस वन ऑफ द कंडीशन इन विच यू कैन हैव दिस वन। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो जो है ना कि पैनक्रियाटिक एंजाइम दिए हैं और ये वो मैं बैक टू वो प्रिंसिपल और असल बात ये आ जाती है कि बुनियादी वजह क्या है उसको फाइंड आउट करना है। और दवाइयाँ जो होती हैं वो मुख्तलिफ वजूहात की मुख्तलिफ होती हैं। तो ये सिस्टिक फाइब्रोसिस हम इस चीज़ के लिए दे रहे हैं, तो उसको वो इतना ज़्यादा भी लंबा ना करें कि जिसको भी ग्रोथ और बैक्टीरिया ओवर ग्रोथ की प्रॉब्लम से क्रियॉन देने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम जो है वो पैनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी नहीं है, लिहाजा वो प्लीज उस तरफ ना जाए। ठीक है सर। अभी इसी जी शाजी, आपने कुछ ऐड करना है?
नहीं, एक जज़ाकल्लाह, क्लियर हो गया। वही आकी एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड और किसी ने पूछा है, वो ये कि इस या प्रोटेस्ट की जगह या का भी बोल सकते हैं। शाजिया को मैंने कहा है ना, तो याकी इसलिए बोला है। चलो ठीक है, थैंक यू। वो ये कि याकुम कह देती हूँ, चले। वो ये पूछ रहे हैं कि ये बैक्टीरियल ओवरग्रोथ को डायग्नोज कैसे किया जा सकता है, उसके लिए कोई टेस्ट करवाया जा सकता है? ये तो डॉक्टर नादिया जवाब दे सकेंगी। जी डॉक्टर नादिया। डॉक्टर नादिया का आई थिंक नेट का कोई मसला है। तो मेनली जो है ना ये ओवरग्रोथ वाला के हिसाब से, ये एक तो ये है कि कई डिफरेंट बग्स होते हैं जो कि प्रॉब्लम कराते हैं गट्स के साथ से, जिसमें डिसेंट्री वगैरह होता है, जैसे साल्मोनेला है, शिगेला है, डिसेंट्री के दूसरे जो बग्स हैं, यर्सीनिया वगैरह आ जाता है, दूसरी चीजें आ जाती हैं, जियार्डिया वगैरह आ जाता है जो कि एमीबासिस वगैरह के हिसाब से आता है। तो कई स्पेसिफिक ऐसी चीजें होती हैं वो करते हैं। तो उसमें स्टूल जो सैंपल के लिए ओवरसिस्ट और पैरासाइट्स वगैरह के हिसाब से वो चीजें चेक की जा सकती हैं, और कल्चर सेंसिटिविटी भी की जा सकती है, जिससे कि पता चल जाता है कि ये हो सकता है। कई दफा जैसे ये कह रहे हैं कि एम्पिरिकली हमने अस्यूम किया, तो वो ये होता है कि बाकी की जो सीरियस कॉजेज होती हैं वो अगर आपने एक्सक्लूड कर दी है तो आराम नहीं आ रहा है, तो फिर चलो तुक्के के हिसाब से, ये गेस वर्क के हिसाब से आप जो है ये एक और चीज है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, चलो ये दे लें, तो उससे आराम आ जाता है। तो कई दफा होता है कि आप कल्चर के हिसाब से पता चल जाता है कि ऐसी चीजें आ रही है या नहीं आ रही है। कई दफा जो होता है वो आप एम्पिरिकली जो है अपने एक्सपीरियंस वगैरह के हिसाब से या प्रीवियस दूसरी इन्वेस्टिगेशन एक्सक्लूड कर चुके होते हैं, उनकी बुनियाद के ऊपर कहते हैं कि वो चीजें नहीं थी, लिहाजा पॉसिबली ये हो सकता है, और इसका अगर टेस्ट भी जो है वो मॉनिटर नहीं सही आएगा तो चलो दवाई दे देते हैं, क्योंकि रिस्पॉन्स टू मेडिकेशन समटाइम्स इज गुड इनफ के शायद वही चीज हो। तो वो जो है आप जो अपने मुकामी डॉक्टर से जो वो बात कर लें कि उनके पास कौन सी फैसिलिटीज या क्या कुछ कर सकते हैं या क्या मुनासिब रहेगा। कई दफा होता है कि टेस्ट जो है वो करवाने में कई दफा कहीं इतने पैसे लग जाते हैं कि दवाई जो सस्ती पड़ जाती है, और अगर दवाई के साइड इफेक्ट्स नहीं है तो इट इज समटाइम्स वर्थ डूइंग दैट वन एंड सी के बेहतर हुआ है या नहीं हुआ है। जी ठीक है, डॉक्टर नादिया ने ज्वाइन कर लिया दोबारा से। डॉक्टर नादिया, आप कुछ ऐड करेंगी इसमें? नहीं आप हाल है उनके नेटवर्क का जो है ना वो चल रहा है। जी जी प्रोफेसर हिना आयशा भी है मेरे हाल है इस वक्त हमें ज्वाइन कर रही हैं। अगर वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से हमें बता सकते हैं कि उनके लिहाज से क्या कुछ हो सकता है तो वो अप्रिशिएटेड। प्रोफेसर हिना आयशा है मेरे हाल है वो। मुझे नहीं नजर आ रही है, मेरा ख्याल है वो शी लेफ्ट ऑलरेडी मे बी। चले ठीक है, और कोई कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? चैट में तो और कोई क्वेश्चन नहीं है हमारे पास, अगर वैसे वर्बली कोई पूछना चाहते हैं तो पूछ लें। माशाल्लाह अगर सभी सेटिस्फाइड हैं तो दैट्स गुड। टाइम के हिसाब से भी लोग बिजी भी होंगे, तो जिन्होंने ज्वाइन किया बहुत बहुत शुक्रिया, और इन बिलखसूस डॉक्टर नादिया का भी शुक्रिया कि इन्होंने किया। और नेक्स्ट 2 सेशन जो हैं ये डॉक्टर नादिया जो हैं ये लिवर कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर, इन सिस्टिक फाइब्रोसिस के ऊपर जो है वो टॉक देंगी, तो विल वेलकम देम इन 2 वीक्स टाइम इंशाल्लाह।
सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर नादिया का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और उनके नेट का काफी बेचारे उनको परेशानी हुई है, उसके लिए सॉरी। शाजिया भी लिख रही हैं कि नेट का बहुत इशू हो रहा है और उनको भी शायद आवाज जो है वो आ जा रही है, तो ये कुछ मसला चल रहा है आज, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हुई हैं। और जज़ाकुमुल्लाह खैर। थैंक यू, जज़ाकुमुल्लाह, और सभी को अल्लाह ताला खैर और आफियत से रखे, सभी को अपनी दुआ में याद रखें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।